हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज अपन लोग बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें अपन लोग देखेंगे कि किस तरीके से लेनार्ड और होलबोच ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली क्या करा, डिफाइन करा। लास्ट टाइम पे अपन लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज लिया था, थोड़ा सा उस पर अपन लोगों ने इस पर डिस्कस करा था, जिसमें अपन लोगों ने एक मेटल सरफेस पे सफिशिएंट एनर्जी का एक फोटोन इंसिडेंट करा था। जैसे ही फोटोन मेटल सरफेस पर इंसिडेंट हुआ था तो एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम छोड़कर बाहर चला गया था। जिस इलेक्ट्रॉन को अपन लोगों ने क्या बोला था, फोटो इलेक्ट्रॉन बोला था। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। अब नॉर्मल अगर मेरे को कोई बोले कि एक फोटोन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या मैं इसको नॉर्मली ऑब्जर्व कर सकता हूँ? क्या मैं इसको देख सकता हूँ? नहीं देख सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन पे लेनार्ड और होलबोच ने इसको एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करा कि रियलिटी में फोटोन आ भी रहा है और इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है, वो मेटल छोड़ के। तो ऐसी कंडीशन पे इस पूरे प्रोसेस में या इस पूरे एक्सपेरिमेंट में अपन क्या देखेंगे कि किस तरीके से लेनार्ड और होलबोच ने एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट पीईसी, प्रकाश विद्युत धारा को क्या करा, उत्पन्न करा। और किसकी मदद से उत्पन्न करा, किसकी मदद से प्रोड्यूस करा? लाइट की मदद से, इट मींस प्रकाश की मदद से। तो ऐसी कंडीशन पर उन्होंने इस तरीके का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लिया। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से आप लोगों के पास सबसे पहले एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होती है, ठीक। एक निर्वातित आप लोगों के पास क्या होती है, ट्यूब होती है, ठीक। निर्वातित क्यों लेते हैं या फिर अपन इसमें वैक्यूम क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और अगर सपोज इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स है तो इलेक्ट्रॉन उनसे स्ट्राइक करके क्या करेगा, अपना एनर्जी का लॉस करेगा। और ये रीजन है कि अपन लोग यहाँ पे पूरा का पूरा क्या लेते हैं, वैक्यूम लेते हैं। और इस इवैक्यूएटेड ट्यूब में ऊपर की तरफ आप लोगों के पास एक क्वार्ट्ज विंडो होती है, जो कि नॉर्मली क्या करती है, लाइट को या फिर रेडिएशन को, ठीक, इस ट्यूब में आने देती है। आई बात समझ में? इस ट्यूब में अपन लोगों के पास दो प्लेट होती है, एक प्लेट होती है सी और एक प्लेट होती है आप लोगों के पास ए। जो प्लेट सी होती है, इस प्लेट को नॉर्मली अपन लोग कैथोड प्लेट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपन इसको? कैथोड प्लेट। आई बस में। और जो ये कैथोड प्लेट होती है, ये एक तरीके से अपन लोगों के पास फोटो सेंसिटिव होती है। ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या होती है, फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है, प्रकाश सुग्राही प्लेट होती है। आई बात समझ में? ठीक। और इसको अपन आगे जाके इमीटर प्लेट भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमीटर प्लेट, मतलब उत्सर्जक प्लेट भी बोलेंगे अपन लोग इसको। आई बस में। अब इस पे प्रकाश सुग्राही क्यों बोला या फोटो सेंसिटिव प्लेट क्यों बोला? क्योंकि जो भी लाइट अपन इंसिडेंट करवाएंगे इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर अपन लोग क्या करवाएंगे, इंसिडेंट करवाएंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक। और अपन यहां पे देख लेते हैं कि ये जो भी प्लेट है, ये जो भी मेटल है, अपन लोगों ने थोड़ी सी देर के लिए कंसीडर कर लिया कि इसका जो वर्क फंक्शन है, कार्यफलन है, वो आप लोगों के पास कितना है, फाई नॉट। कितना है इसका कार्यफलन अपन लोगों के पास? फाई नॉट। आई बात समझ में आप लोगों को? अब ये किसी की भी हो सकती है, ये आप लोगों के पास सीजीएम की प्लेट भी हो सकती है, ये आप लोगों के पास प्लेटिनम भी हो सकता है, ये अपन लोगों के पास एल्काली मेटल भी हो सकता है। तो ये किसी भी तरीके की फोटो सेंसिटिव प्लेट होती है जिस पर अपन फोटोन इंसिडेंट करके इजीली इलेक्ट्रॉन का क्या करना स्टार्ट कर दे, एमिशन करना स्टार्ट कर दे। इसी तरीके से जो सेकंड प्लेट होती है, इस प्लेट को नॉर्मली अपन क्या बोलेंगे, इस प्लेट को अपन बोलेंगे एनोड प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अपन एनोड प्लेट बोलते हैं। और एक तरीके से ये क्या होती है अपन लोगों के पास, एक तरीके से ये अपन लोगों के पास रिसीवर प्लेट होती है। क्या होती है अपन लोगों के पास? ये रिसीवर, मतलब संग्राहक प्लेट होती है कि यहां से जो भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस पे जाएगा, सीधा इस प्लेट पर जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसी में, इसके सीरीज में अपन लोगों के पास कौन लगा हुआ होता है, माइक्रोमीटर लगा हुआ होता है, ठीक। और इसके पैरेलल अपन लोग क्या लगा देते हैं, एक वोल्टमीटर लगा देते हैं। आई बस में। अब आप देखिए कि ये वायर यहां से होता हुआ इस तरीके से, ये आप लोगों के पास क्या है, करंट कंट्रोलर आरएच, ठीक। इसके एक एंड को तो अपन इधर की तरफ इस तरीके से और इधर से इसको लाके इधर से और ये इधर कनेक्ट कर देते हैं अपन लोग, ठीक। और इधर अपन लोगों के पास एक हाई टर्मिनल आप लोगों के पास क्या होती है, बैटरी होती है। और ये अपन लोगों के पास क्या होता है, एक की होती है। अब आप देखो कि अगर मैं जैसे ही की को ऑन करता हूं,
ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे ये इधर नेगेटिव टर्मिनल है और इधर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ऐसी कंडीशन पे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अरे बस में, और यहां पर अपन लोग क्या एक चीज नोटिस करते हैं, अपन लोग यहां पर एक चीज ये नोटिस करते हैं कि ये जो प्लेट ए होती है, इस प्लेट ए को मैं प्लेट सी के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव भी कर सकता हूं या फिर नेगेटिव भी कर सकता हूं। पॉजिटिव कैसे कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को बिल्कुल इधर वाले एंड पे रखूंगा तो इधर वाले एंड पे रखूंगा तो ये पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, और जैसे जैसे मैं इसको इधर की तरफ शिफ्ट करता जाऊंगा तो फैक्ट है ये पॉइंट इधर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है इधर की तरफ, और इधर कौन सा टर्मिनल आ जाएगा आप लोगों के पास, नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। तो ये जो प्लेट ए होती है, इस प्लेट ए को प्लेट सी के रेस्पेक्ट में मैं क्या करता हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी मेरा एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो लेने के लिए मैं इसको प्लेट ए को प्लेट सी के रेस्पेक्ट में कभी पॉजिटिव में कन्वर्ट पॉजिटिव रख लेता हूं या फिर कभी मैं इस सी के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर देता हूं, नेगेटिव कर देता हूं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मेरे पास एक क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। अब जैसे मैं की ऑन करूंगा, इधर नेगेटिव आ गया इधर पॉजिटिव आ गया, मतलब नेगेटिव चार्ज यहां से निकला पूरा का पूरा इस तरीके से, और यहां पर आके क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इधर आके कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और यहां पर आके रुक जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज भी यहां पर आके रुक जाएगा। क्या सिस्टम में आगे फ्लो करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सिस्टम ब्रेक हो गया, कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है, और वैक्यूम में चार्ज क्या ट्रैवल कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाते। इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक करंट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की क्या होती है, यहाँ पर आप लोगों को रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी कंडीशन पे माइक्रो एमीटर में अभी करंट की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी होगी? 0 होगी। लेकिन जैसे ही अपन क्या करते हैं, अब अपन बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही अपन लोग इस पर क्या करते हैं, एक सफिशिएंट एनर्जी का एक फोटोन अपन इस पर इंसिडेंट करते हैं, सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन अपन इस पे क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। ठीक, ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गए, फोटोन हो गए। ठीक, और अपन लोगों ने मान लिया कि अभी एक फोटोन की एनर्जी आप लोगों के पास कितना है, h न्यू, एक फोटोन का एनर्जी। ये सपोज ये पूरी एक लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक फोटोन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं बात करता हूं तो मैंने अभी इस फोटोन की एनर्जी कितनी मान ली, h न्यू, और मैंने यहां पे मान लिया कि जो फोटोन की एनर्जी है वो ग्रेटर देन है किससे, फाई नॉट से। मतलब जो फोटोन की ऊर्जा है, जो फोटोन की अपन लोगों के पास ऊर्जा है वो अपन लोगों के पास बढ़ी है किससे, फाई नॉट से। और फाई नॉट क्या है, कार्यफलन, वर्क फंक्शन। ये ज्यादा क्यों लिया अपन लोगों ने, क्योंकि ये ग्रेटर देन होगा तभी तो क्या होगा, सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आएगा कि नहीं आएगा आप लोगों के पास। तो जैसे अपन क्या देखते हैं कि जैसे अपन लोग एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन, एक निश्चित आवृत्ति का, ठीक है ना, ये निश्चित ऊर्जा का फोटोन जब अपन इस प्रकाश सुग्राही फोटो सेंसिटिव प्लेट पर इंसिडेंट करवाते हैं तो वैसे ही सिस्टम में क्या स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, इस ये वाली प्लेट इलेक्ट्रॉन का क्या स्टार्ट कर देती है, एमिशन स्टार्ट कर देती है। और जैसे इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट होता है तो ये नेगेटिव जैसे फोटोन इंसिडेंट हुआ, फोटोन इंसिडेंट होते ही इस इलेक्ट्रॉन ने सपोज क्या करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते इसने जैसे ही वाइब्रेशन करा, वाइब्रेशन करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, पीछे से नेगेटिव चार्ज को क्या कर दिया, रिपेल करा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज को रिपेल करा तो ये आगे की तरफ मूव करने लगा। अब जैसे ही आगे बढ़ा तो ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ क्या करना स्टार्ट कर दिया, अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि अब यहां पे इस प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। और आप सबको पता होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इजीली इधर की तरफ मूव करेंगे कि नहीं करेंगे। और प्लेट सी से निकल के किस पे जाएंगे, प्लेट ए पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। और जैसे प्लेट ए पर पहुंचेंगे अब इलेक्ट्रॉन यहां से होके इस सिस्टम से होते हुए कहां पर पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के पास पहुंच जाएंगे। जैसे पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो रहा है सिस्टम में इस तरीके से इधर जा रहा है, इस तरीके से इधर जा रहा है, तो फैक्ट है सिस्टम में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा। और जैसे सिस्टम में करंट फ्लो होगा, इस करंट को ये मैं क्या बोलूंगा, आईपी मतलब पीईसी, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत धारा। अगर सपोज मैं वापस इस पर फोटोन गिरना बंद कर दूं, सिस्टम में करंट की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी, 0। जैसे मैं वापस फोटोन इंसिडेंट कराऊंगा सफिशिएंट एनर्जी का, एक निश्चित ऊर्जा का, वैसे ही आपको सिस्टम में क्या मिलने लग जाएगा, करंट मिलने लग जाएगा। इट मींस इस पूरे सिस्टम में आप लोगों को जो करंट मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, इस फोटोन की वजह से मिल रहा है, इस रेडिएशन की वजह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस विकिरण की वजह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आप लोगों को। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अपन खुद नोटिस कर रहे हैं कि जैसे ही अपन लोग इस फोटो सेंसिटिव प्रकाश सुग्राही प्लेट पर एक निश्चित आवृत्ति का या एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन जब अपन इस पर इंसिडेंट करते हैं तो जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है वो
इलेक्ट्रॉन का एमिशन क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। और जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इस एमिटेड इलेक्ट्रॉन को आप लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है आप लोगों के पास, इन फोटो इलेक्ट्रॉन की जिससे करंट मिलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। आई बात समझ में आप लोगों को? तो इस तरीके से अपन क्या देखते हैं कि आप लोगों को अपन क्या देखते हैं कि जब अपन एक निश्चित आवृत्ति या एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन सिस्टम मतलब फोटो सेंसिटिव प्लेट पर इंसिडेंट करवाते हैं तो अपन लोगों को सिस्टम में क्या मिल जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलने लग जाता है। तो अपन इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अब अपन देखेंगे कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो किन किन फैक्टर पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अपन क्या देखते हैं कि जो अपन लोगों का यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, प्रकाश वैद्युत धारा है, यहां पर अपन देखेंगे कि ये 3 फैक्टर पे यहां पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा, जिस पर अपन लोग डिटेल में बात करेंगे। और वो 3 फैक्टर अपन लोगों के पास है, पहला इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रकाश की तीव्रता पे डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा किस पे, सेकंड डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की आवृत्ति पे निर्भर करेगा, ठीक। और तीसरा डिपेंड करेगा किस पर, पोटेंशियल पर, मतलब जो अपन लोगों ने बैटरी लगा रखी है उस बैटरी पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। तो अपन लोगों का जो पीईसी है ये डिपेंड करेगा इन तीनों फैक्टर पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर डिपेंड करेगा और किस पर डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पर डिपेंड करेगा। तो अपन इन तीनों ही फैक्टर पर अब अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इन तीनों फैक्टर पर अपन लोग क्या करेंगे अब, ठीक है। तो अब अपन फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। आई बस में। और जब अपन इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी की बात करेंगे तो नॉर्मली अपन क्या करेंगे, ठीक है ना, तीव्रता के प्रभाव पे अगर अपन बात करेंगे तो अपन क्या करेंगे कि जो अपन लोगों के पास फ्रीक्वेंसी है, इट मींस जो आवृत्ति है उसको अपन लोग एक तरीके से क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। क्या कर देंगे अपन लोग, एक तरीके से कांस्टेंट कर देंगे। आई बात समझ में? इसको भी कांस्टेंट कर देंगे और साथ में जो पोटेंशियल है उसको भी अपन लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर जो विभव है, जो बैटरी का जो अपन बैटरी के थ्रू जो अपन लोग प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देंगे उसको भी अपन लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो अगर सपोज आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल, इट मींस आवृत्ति और विभव अगर दोनों नियत है तो ऐसी कंडीशन पे अपन क्या नोटिस करते हैं कि जो अपन लोगों के पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट मींस प्रकाश वैद्युत जो धारा होती है अपन लोगों के पास, इट मींस जो पीईसी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अपन लोगों के इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, इट मींस प्रकाश की तीव्रता के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है कि इट मींस अगर आप इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे सिस्टम में करंट भी आप लोगों के पास क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आई और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं आईपी, आईपी आप लोगों के पास क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश विद्युत धारा, और आई कैपिटल आई आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्या आप लोगों के पास, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। तो अगर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास जो यहाँ पे ग्राफ मिलेगा वो ग्राफ आप लोगों को एक तरीके से क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, मतलब आप लोगों को सरल रेखा मिलेगी। आई बात समझ में आप लोगों को? इसको ये एक नॉलेज हो गया, लेकिन अब अपन देखें कि रियलिटी में क्या ऐसा होता है। तो देखना अब आप लोग, अपने पास कुछ इस तरीके का सेटअप था, ये अपने पास ट्यूब थी इस तरीके से, ठीक। अभी मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे डायरेक्ट माइक्रोमीटर लगा रहा हूँ और इस तरीके से इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे प्लेट अपन लोगों के पास सी है और यहाँ पे प्लेट अपन लोगों के पास ए है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैं बात करूंगा यहाँ पर इंटेंसिटी I1 के लिए, मतलब यहाँ पे तो ले लेता हूँ I और यहाँ पे ले लेता हूँ IP, तो यहाँ पे ले लेता हूँ I1, I2, I3, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा IP1, IP2 और IP3 हो जाएगा मेरे पास, ठीक। अब मैंने मान लिया कि जो मेरे पास पहली इंटेंसिटी है वो मेरे पास है 50 फोटॉन्स। कितने फोटोन आ रहे हैं मेरे पास, एक तरीके से 50 फोटोन इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर आके क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहे हैं। और अपन पहले फिक्स कर चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इट मींस अगर मैं सिंपल से बात करूं तो हर एक फोटोन की एनर्जी भी आप लोगों के पास क्या है, फिक्स है। और आप सबको पता है कि जो एनर्जी है वो ग्रेटर देन है कार्यफलन वर्क फंक्शन के। तो ऐसी कंडीशन पे जितने भी फोटोन अगर इस पर इंसिडेंट होंगे, तो अगर 50 फोटोन इंसिडेंट हो रहे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों के पास कितने निकलेंगे, 50 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। तो आपके पास जो करंट यहां पर आएगा
अरे बस में अभी अपन ये मान के चलते हैं कि जितने यहां से निकल रहे हैं वो पूरे के पूरे प्लेट ए पर पहुंच रहे हैं। तो फैक्ट है कि यहां से कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, आप लोगों के पास यहां से टोटल कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, आप लोगों के पास यहां से एक तरीके से टोटल 50 फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आप लोगों को जो करंट मिलेगा वो कितने की वजह से मिलेगा, 50 की वजह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अगर सपोज मैं इंटेंसिटी कर देता हूं 100 फोटोन की, कितने कर देता हूं 100 फोटोन कर देता हूं मैं इंटेंसिटी में, तो जैसे ही मैं 100 फोटोन करूंगा तो यहां से एमिट कितने उत्सर्जित होंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, 100 होंगे कि नहीं होंगे। और अपन मानते हैं कि 100 के 100 प्लेट ए पर पहुंच गए, तो आप लोगों को जो करंट मिलेगा, जो धारा मिलेगी वो 100 की वजह से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो पहले कितने की वजह से मिले 50, तो अब दूसरा कितने की वजह से मिला 100। तो जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहाँ पे 150 फोटोन कर देता हूं, ठीक है ना, ये तो हो गया आप लोगों के पास I2, या हो गया आप लोगों के पास I3। तो जैसे जैसे फोटोन्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अपन लोग क्या देख रहे हैं, प्लेट सी से प्लेट ए पर पहुंचने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर है, जो संख्या है वो भी तो बढ़ रही है। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो सिस्टम में या सर्किट में आप लोगों के पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट मतलब प्रकाश विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। और यही रीजन है कि अपन लोगों को हमेशा क्या मिलती है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो अपन लोगों ने यहाँ पे क्या नोटिस करा कि इंटेंसिटी की जब भी बात करूंगा तो मैं भी थोड़ी सी देर के लिए V और F दोनों को मैंने कांस्टेंट कर दिया। तो ऐसी कंडीशन पे मैंने क्या देखा कि जो PEC था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, प्रकाश की तीव्रता के। और अपन को कुछ इस तरीके का क्या मिला, ग्राफ मिला। आई बात समझ में। इसी में पर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब आप इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा एक बात, ठीक। इंटेंसिटी के ही रेस्पेक्ट में अभी अपन लोग बात करते हैं, बट मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को क्या करता हूं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना। एक डेटा लेते हैं अपन, एक रफ डेटा, ठीक है ना। अपन देखते हैं कि सपोज मेरे पास इस तरीके से एक ये ट्यूब है, जो अभी अपना एक्सपेरिमेंट है अपन लोगों का। इस तरीके से अपने पास एक ट्यूब है, ठीक। ये मेरे पास प्लेट सी हो गई, ये मेरे पास प्लेट ए हो गई, ठीक, इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने अभी क्या लगा दिया, यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक माइक्रोमीटर लगा दिया, ठीक। यहाँ पर अभी मैंने फिक्स कर दिया कि यहाँ पर अभी जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, वो कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं। मान लेते हैं कि 50 फोटोन आपतित हो रहे हैं। कितने फोटोन आपतित हो रहे हैं, 50 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। किस पर, प्लेट सी पर, इस तरीके से। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैंने थोड़ी सी देर के लिए यहां पर कंसीडर कर लिया, मैंने मान लिया कि यहां पर जो भी ये फोटो सेंसिटिव प्लेट है, प्रकाश सुग्राही प्लेट है, मैंने थोड़ी सी देर के लिए मान लिया कि इसका कार्यफलन कितना है आप लोगों के पास, 3 जूल। इसका कार्यफलन अपन लोगों के पास कितना है, इसका कार्यफलन अपन लोगों ने मान लिया कि इसका कार्यफलन वर्क फंक्शन है 3 जूल। और इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक, फैक्ट है इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अपन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने के लिए सपोज अपन लोग मान लेते हैं कि 4 जूल एनर्जी की क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट है उसको। आई बात समझ आप लोगों को कि अगर उसके पास 4 जूल एनर्जी होगी तो वो यहां पे पहुंच जाएगा, और अगर नहीं होगी तो वो बीच में यहीं पे कहीं पर रुक जाएगा, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं कितने फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूं, 50 फोटोन इंसिडेंट कर रहा हूं। और मैं मान लेता हूं कि जो फोटोन में डाल रहा हूं उस फोटोन की एनर्जी आप लोगों के पास कितनी है, 10 जूल एनर्जी है। कितना जूल एनर्जी है आपके पास, 10 जूल एनर्जी है। तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, 10 फोटोन के ग्रुप बना लिए, 10 फोटोन 10 फोटोन 10 फोटोन 10 फोटोन 10 फोटोन 1 2 3 4 5, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना। अब अपन मान लेते हैं कि जो पहला जो सेक्शन था, ठीक, पहला जो ये सेक्शन था, इस सेक्शन ने क्या करा कि जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि कोई भी अगर अपन प्लेट लेंगे तो उसका अपना खुद का इस तरीके से एक सिस्टम होगा, अपना खुद का एक लेंथ होगा, खुद का अपना एक एरिया होगा, एक थिकनेस होगी उसकी, ठीक। अपन ने मान लिया कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल इस तरीके से अपन को सरफेस पे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये अपने पास क्या है, एक तरीके से सॉलिड है। सॉलिड में अपन सबको पता होता है कि 1 मीटर क्यूब पर 10⁻23 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फैक्ट है कि इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक दूसरे के बिल्कुल पीछे पीछे होंगे कि नहीं होंगे। अब अपन मानते हैं कि जो 10 फोटोन है वो सरफेस के 10 इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, जाके स्ट्राइक करते हैं। तो फैक्ट है तो सरफेस पर ही है ना, और अगर ये सरफेस पर है तो इसको केवल कितना सा एनर्जी चाहिए, केवल न्यूक्लियस से बॉन्ड ब्रेक करने वाला एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी को अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन, कार्यफलन। तो जैसे 10 फोटोन इस पर इंसिडेंट होंगे, इन वाले इलेक्ट्रॉन पर इंसिडेंट होंगे, आपतित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को केवल फ्री होने के लिए कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कितना एनर्जी खर्च करना है, 3 जूल। तो यहाँ पे जो पहला इलेक्ट्रॉन था, जो पहले के 10 इलेक्ट्रॉन थे, उन्होंने अपना कितना एनर्जी खर्च कर दिया, 3 जूल एनर्जी वेस्ट, मतलब
यूज में ले लिया उन लोगों ने अपना। आ गई बात समझ में आप लोगों को? अब उनके पास कितना बचा? 10 है आपके पास, हर एक फोटोन के पास कितना है? 10 जूल है। टोटल कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं? 50 फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं। ये जो अपन ने 10 जूल एनर्जी लिखी है, ये एक फोटोन की एनर्जी है। आगे बात समझ में? तो ऐसी कंडीशन पे 3 जूल चले गए, तो अब आपके पास यहाँ पे कितना बचा? 7 जूल, जबकि उसको यहां से यहां तक जाने के लिए कितना चाहिए? 4 जूल खर्च कर दिया। उसके पास बचा कितना? उसके पास जो रिमेनिंग बचा वो कितना बचा आप लोगों के पास? 3 जूल। वो इजीली सिस्टम में मूव करके आ जाएगा, वापस यहां पर आके बैठ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो अब 10 जूल तो बहुत इजीली पहुंच गए। नेक्स्ट 10 जूल, अब जो अपन मान लेते हैं कि 10 जूल थोड़े से अंदर की तरफ है, अगर थोड़े से अंदर है तो अब इनको फ्री होने के लिए 3 जूल तो न्यूक्लियस को देना ही देना है, इतना तो देना ही देना है। अरे बस में अब फैक्ट है कि जब वो यहां से यहां तक जाएंगे तो थोड़ा बहुत एनर्जी का भी लॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? अपन लोगों ने मान लिया कि 1 जूल एनर्जी का क्या करा उन्होंने, क्योंकि एक स्टैक पीछे, इसलिए अपन लोगों ने मान लिया कि 1 जूल एनर्जी का उन्होंने क्या करा? लॉस करा। तो अब अगले 10 फोटोन जब थोड़ा अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से जाके क्या करेंगे? स्ट्राइक करेंगे। तो फैक्ट है 3 जूल तो खर्च करना ही है, क्योंकि ये तो वर्क फंक्शन है, न्यूक्लियस से बॉन्ड ब्रेक करने के लिए इतना एनर्जी तो चाहिए। ठीक, फिर 1 जूल और खर्च करा यहां तक आने के लिए, सरफेस तक आने के लिए। तो टोटल उसने सरफेस तक आने के लिए कितना एनर्जी खर्च करा? 3 + 1, तो टोटल कितना हो गया आप लोगों के पास? 4 जूल हो गया कि नहीं हो गया? और वहां तक जाने के लिए कितना और चाहिए? 4 जूल। रिमेनिंग कितना बचा? 2 जूल। ये भी आसानी से पहुंच जाएगा। आगे बात समझना आप लोगों को? उसके बाद नेक्स्ट 10 जूल वो थोड़ा और अंदर जाके स्ट्राइक करेगा। जब थोड़ा और अंदर जाके स्ट्राइक करेगा तो 3 जूल तो न्यूक्लियस से फ्री होने के लिए चाहिए। और फिर जब अंदर वाला यहां से यहां तक आएगा तो 2 जूल खर्च करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि सेकंड पोजीशन पर है वो। तो कितना हो गया? 3 to 5, तो टोटल कितना हो गया? 5 जूल। भाग वहां से वहां तक जाने के लिए 4 जूल। अभी भी उसके पास रिमेनिंग कितना बचा? 1 जूल। अरे बात समझ आप लोगों को? ठीक, उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं 10 जूल के लिए, तो नेक्स्ट 10 फोटोन के लिए, तो अब वो थोड़ा और अंदर जाके स्ट्राइक करेगा, तो वो कितना खर्च करेगा? 6 जूल। वहां तक जाने के लिए 4 जूल। और इस प्लेट ए पर आते ही एनर्जी कितना हो गया? 0। लेकिन इलेक्ट्रॉन को टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि अब वो वायर में आ चुका है। वायर में आते वो ऑटोमेटिकली क्या होने लग जाएगा? फ्लो होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से छोड़ के गए तो वो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, जो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? मूव करने में उसकी हेल्प करेगा। लेकिन जैसे अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो अब जैसे ही 7 जूल तो इसने यहां पे खुद ने बाहर आने के लिए खर्च कर दिया। अब इसको वहां से वहां तक जाने के लिए कितना चाहिए? 4 जूल। लेकिन अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना बचा? 3 जूल। तो क्या वो उस प्लेट तक पहुंच पाएगा? क्या नहीं पहुंच पाएगा। तो आपको यहां पर जब मैंने कोई भी बैटरी नहीं लगा रखी, केवल मैंने एक माइक्रो अमीटर लगा रखा है, तो ऐसी कंडीशन पे मैं क्या नोटिस कर रहा हूं? मैं यहां पे ये बात नोटिस कर रहा हूं, ठीक, मैं यहां पर एक बात नोटिस कर रहा हूं कि अगर सपोज मेरे पास अगर अभी सिस्टम में किसी भी तरीके की मैंने कोई बैटरी नहीं लगा रखी है, ठीक, ये तो अपने पास PEC हो गया, और ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया? सपोज पोटेंशियल हो गया। तो ये अपन लोगों के पास पोटेंशियल। तो अब आप देखो, अभी मैंने कोई बैटरी लगा रखा है? नहीं लगा रखा, तब भी कितने ग्रुप पहुंच गए? टोटल 4 ग्रुप पहुंच गए। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात कहूं, जब आपके पास पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, इट मींस सिस्टम में कोई बैटरी नहीं होगा, तब भी आपके पास सिस्टम में करंट फ्लो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, लेकिन ह्यूमन नेचर है, उसने सोचा कि यार करंट थोड़ा सा कम मिल रहा है, तो उसने करंट मिलने के लिए यहां पर एक बैटरी और कनेक्ट कर दी, माइनस एंड प्लस। अपन लोग मान लेते हैं कि अपने पास 1 वोल्ट की बैटरी अपन लोगों ने यहां पर कनेक्ट करी। कितने वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी? 1 वोल्ट की अपन लोगों ने यहां पर बैटरी कनेक्ट करी। अब फैक्ट है कि जैसे ही 1 वोल्ट, तो यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और जो इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव कर रहा होगा, वो पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये नेगेटिव चार्ज इसको अपनी अपन से क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो फैक्ट है कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं होगा? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसकी मदद करेगा। किसकी मदद करेगा? इस इलेक्ट्रॉन की हेल्प करेगा। इट मींस इस पे क्या करेगा? इस पे फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करने के काम में आएगा। तो अपन मान लेते हैं कि अपन ने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो अपन मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को कितने जूल एनर्जी मिल गई? 1 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गई। तो जैसे ही अगर मैं फर्स्ट 10 फोटोन की बात करूंगा, कब? जब मैंने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई? 1 वोल्ट की बैटरी लगाई। तो ऐसी कंडीशन पे अब क्या होगा? अब 10 जूल का फोटोन तो है ही सही, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से 1 जूल का एनर्जी इसको एक्स्ट्रा मिल गया। अब जो पहले 10 फोटोन थे वो तो वही 3, 4, 7
और रिमेनिंग कितना बचा था 3 जूल। अब इसमें कितना और ऐड हो जाएगा, इसमें +1 और ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसके पास टोटल रिमेनिंग एनर्जी कितना बचा 4 जूल बचा कि नहीं बचा। तो जब मैंने बैटरी नहीं लगाई थी तभी कितना एनर्जी था इसके पास रिमेनिंग 3 जूल। अब इसके पास कितना रिमेनिंग बच रहा है 4 जूल। 3 जूल तो खुद का और 1 जूल किसकी वजह से एक्स्ट्रा मिल गया, इस बैटरी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्स्ट्रा मिल गया। तो ऐसी कंडीशन पे जो नेक्स्ट फोटोन होगा उसके पास रिमेनिंग कितना बचेगा लास्ट में, इसके पास कितना बचेगा, इसके पास 2 जूल हो जाएगा। इसके पास कितना हो जाएगा, इसके पास 1 जूल हो जाएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इसको 7 तो चाहिए था 3 जूल, ठीक है ना, और +1 इससे मिल गया। तो फैक्ट है कि अब इसके पास यहां पे रिमेनिंग यहां पे टोटल एनर्जी कितना हो गया 4 जूल, क्योंकि एक जूल से एनर्जी इसका क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं सिंपल सी बात करूं, अब यहां पर आके अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहां पर अब जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आके इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी 0। लेकिन अगर वो प्लेट ए पर आ गया, इट मींस उसका काम हो गया, फिर तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली क्या करेगा मूव करेगा। तो अपन लोगों ने क्या नोटिस करा कि जैसे ही मैंने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई तो जो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन का जो फोटो इलेक्ट्रॉन का ग्रुप था वो रुका हुआ था कहीं ना कहीं। क्यों, क्योंकि उसके पास एनर्जी कम थी, इसलिए वो पहले यहीं पे जाके गिर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने बैटरी लगाई इसको 1 जूल एनर्जी एक्स्ट्रा मिल गई और इसको प्लेट तक जाने के लिए इतना ही एनर्जी का रिक्वायरमेंट था। और जैसे ही प्लेट पर पहुंचा सिस्टम में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सिस्टम में अब पहले करंट कितनी की वजह से मिल रहा था 40 फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से अब 10 और पहुंच गए, तो टोटल 50 हुए कि नहीं हुए। तो ऐसी कंडीशन में सिस्टम में करंट की वैल्यू थोड़ी सी आप लोगों के पास क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टम में करंट की वैल्यू एकदम थोड़ी सी क्या हो जाएगी आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ह्यूमन नेचर, उसने को क्या करंट इंक्रीज हुआ, अब उसने क्या करा 2 वोल्ट की बैटरी और लगा दी। जैसे 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तो इफेक्टिव एनर्जी वापस 1 जूल से अब इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 2 जूल। तो अब फोटो इलेक्ट्रॉन के पास कितना टोटल हो जाएगा 10 + 2 12 जूल एनर्जी हो गई बीच में। तो अब इसके पास अब पहले कितना था 4 जूल, अब जब 2 वोल्ट की बैटरी होगी तब कितना हो जाएगा 5 जूल। तो इसके पास कितना हो जाएगा 4 जूल, तो इसके पास कितना हो जाएगा 3 जूल, तो इसके पास कितना हो जाएगा 2 जूल, और इसके पास कितना हो जाएगा 1 जूल। तो अब देखो मैं बैटरी या पोटेंशियल अगर इंक्रीज भी कर रहा हूं तो अब आप खुद देखो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 1 वोल्ट की बैटरी लगाते ही सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच गए थे प्लेट ए पर पहुंच गए थे, क्योंकि इसकी भी 0 थी, मतलब प्लेट ए पर आ गया वो। अब मैंने 2 वोल्ट की बैटरी लगाई तब भी कितने पहुंच रहे 50 के 50 पहुंच रहे। आई बात समझ। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद मैं क्या देखता हूं कि सिस्टम में करंट की वैल्यू आप लोगों के पास क्या जाएगी। अब आप 3 वोल्ट लगाओ तब भी जो एनर्जी इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी बस। अब एनर्जी बढ़ने से करंट होना पड़ता है, करंट तो किस पर डिपेंड करता है नंबर्स पर डिपेंड करता है। और जो इंटेंसिटी अपन लोगों ने फिक्स कर दी कितना फिक्स कर रखी है 50 फोटोन फिक्स कर रखी है। तो ऐसी कंडीशन पर अपन लोग क्या नोटिस करते हैं, अपन लोग नोटिस करेंगे कि अब मैं कितना भी वोल्टेज इंक्रीज करूं फोटो इलेक्ट्रिक करंट में किसी तरीके का कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों को जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा एकदम स्ट्रेट मिलेगा। आई बस में अपन ने मान लिया कि इंटेंसिटी कितनी थी अपन लोगों के पास आई बस में। और अगर मैं इसी तरीके से बात करता हूं I2 को कर देता हूं 100 फोटोन, कितने कर देता हूं 100 फोटोन। तो यहाँ पे 10-10 के ग्रुप की जगह अब कितने कितने के ग्रुप बन जाएंगे 20-20 के ग्रुप बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब 20 के ग्रुप बन गए तो फैक्ट है कि एमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए इंक्रीज हो गए। अगर फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए तो सिस्टम में फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो जाएगी आप लोगों के पास इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब आप देखना, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इंटेंसिटी इंक्रीज होते ही सिस्टम में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो पहले यहां था अब 100 फोटोन के लिए यहां तक हो जाएगा कि नहीं जाएगा, वही थोड़ा सा इंक्रीज होगा और एक टाइम के बाद वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी आप लोगों के पास। और ये आप लोगों के पास क्या जाएगा I2 की वैल्यू हो जाएगी। अरे बस में इसी तरीके से अगर मैं सिंपल सी बात करूं थोड़ा सा और अपन आगे बढ़े तो इसी तरीके से I3 के लिए भी ये होगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा फिर एक टाइम पे जाके वैल्यू क्या हो जाएगी आप लोगों के पास कांस्टेंट हो जाएगी। अरे बस में लेकिन अपन इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी पे किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं करेंगे। अभी भी वही 10 जूल का फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, मतलब एक फोटोन की एनर्जी कितना है 10 जूल, तो वो 10 जूल ही रहेगा। तो फैक्ट है कि अगर एनर्जी चेंज नहीं हो रहा तो ये डेटा जो होगा ये तो वैसा का वैसा रहेगा, बस नंबर चेंज हो जाएंगे। मतलब एमिट होने वाले उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और अगर संख्या बढ़ेगी तो करंट की वैल्यू आप लोगों के पास क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी। लेकिन सबका जो एनर्जी है, जो एनर्जी आप लोगों के पास रहेगा सबके लिए कॉमन रहेगा कि नहीं रहेगा।
तो ऐसी कंडीशन पे ये जो अपन लोगों को यहाँ पे जो करंट मिलता है, इस करंट को अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं अपन इसको, सैचुरेशन करंट बोलते हैं। आई बात समझ में। लेकिन यहां पर अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो होता क्या है कि ह्यूमन नेचर है। अब नॉर्मली ह्यूमन नेचर होता है इस तरीके से ही कि उसने बोला कि अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज भी तो हो सकता है। तो अब अपन ने क्या करा कि यहाँ पे जो ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला एंड था, इसको यहां से हटाया और इसको एज इट इज यहां पर अपन लोगों ने इस तरीके से नेगेटिव टर्मिनल से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और जैसे यहां पर भी नेगेटिव आ जाएगा आप लोगों के पास, तो अब जो इलेक्ट्रिक, अगर अपन सिंपल सी बात करें, अब जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेगा, उस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, रिपल्शन फोर्स, जो उसको इधर की तरफ वापस धकेलेगा कि नहीं धकेलेगा, पीछे की तरफ। तो फैक्ट है कि अब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है इधर और इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, तो फैक्ट है इलेक्ट्रॉन को इस एनर्जी के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और अगर वर्क करना पड़ेगा तो फैक्ट है कि अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, वहां पर डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पर अभी तक अपने पास क्या था, जो पहले 10 फोटोन थे, 3 जूल 4 जूल 3 जूल 10 हो गया टोटल। अब मैंने जैसे ही 1 वोल्ट की अपोजिट बैटरी लगाई, अब मतलब इसको क्या कर दिया, प्लेट ए को सी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव कर दिया, तो फैक्ट है कि अब इलेक्ट्रॉन को जो पहले हेल्प हो रही थी, अब वो उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो अपन लोगों ने मान लिया कि -1 जूल एनर्जी उसकी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अगर 1 जूल एनर्जी उसको ज्यादा चाहिए तो अब उसके पास टोटल कितनी है, 10 में से -1 तो उसको यहाँ पे खर्च करना ही पड़ेगा, और 4 जूल, तो यहाँ पे टोटल अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पे टोटल इस बीच में वो कितना एनर्जी खर्च करेगा, 5 जूल एनर्जी खर्च करेगा। तो अपन सिंपल सी बात, जब कोई भी बैटरी नहीं था तब 3 जूल 4 जूल और रिमेनिंग कितना बच रहा था, 3 जूल। तो अब जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेट ए को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा तो इसकी एनर्जी -1 से या फिर 1 से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पे अब इसके पास जो रिमेनिंग बचेगी कितनी बचेगी, 2 जूल। ठीक, अब यहां पर अपन लोगों के पास इस तरीके से ये था और यहाँ पे अपन के पास कितना था, 3 जूल। ये वाला फोटोन तो पहुंच ही नहीं पा रहा था अपने पास, तो ये हो गया। अब इसके पास 2 बची, इसके पास कितनी बचेगी, 1 जूल, तो इसके पास कितनी बचेगी, 0 जूल। लेकिन जो 0 है वो कितना हो जाएगा, -1 जूल। अब -1 मतलब वो पहले गिर गया। अब पहले कितने पहुंच रहे थे, टोटल 40 पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने प्लेट ए को सी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव करा, वैसे अब आप देखो सबके एनर्जी, सभी इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक एक से डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज होते ही अब आप देखो टोटल कितने फोटोन पहुंच पाएंगे आप लोगों के पास, 30 फोटोन पहुंचे। मतलब करंट की वैल्यू थोड़ी सी आप लोगों के पास क्या हो गई, डिक्रीज। मतलब जैसे ही मैंने नेगेटिव, इधर तो पॉजिटिव था तो अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो करंट की वैल्यू थोड़ी सी क्या हो गई आप लोगों के पास, डिक्रीज हो गई। फिर मैं वापस, अब मैंने क्या करा, 2 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट देते यहाँ पे कितना बचेगा, 1 जूल, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0, तो यहाँ पर हो जाएगा -1 जूल और यहाँ पर हो जाएगा -2 जूल। ये तो वापस रुक जाएंगे। अब कितने पहुंच रहे, केवल 20 फोटोन, तो वापस इसका करंट का वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, और जैसे ही मैं 3 वोल्ट करूंगा तो ये भी कितना जाएगा, 0 जूल, और ये हो जाएगा -1। तो जैसे जैसे अपन वोल्टेज नेगेटिव में इंक्रीज करते जाएंगे, करंट की वैल्यू क्या होती जाएगी आप लोगों के पास, डिक्रीज होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी, इस तरीके से। अरे बस में, तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देख रहे हैं कि एक टाइम पे जाके करंट की वैल्यू 0 जाएगी, और जिस पोटेंशियल पर करंट की या जिस विभव पे करंट की वैल्यू 0 जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक तरीके से अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, या फिर अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो इसको अपन बोलते हैं अंतक विभव बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, अंतक विभव। मतलब जहां पर, मतलब वो विभव या फिर वो वोल्टेज या फिर वो पोटेंशियल कि जिस पर प्लेट ए पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि देखो इसके पास ही सबसे ज्यादा एनर्जी बची थी, ठीक है ना, 3 जूल, बाकी सबके पास कम थी। अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को रोक दोगे इस प्लेट पर आने से, तो नीचे के तो ऑटोमेटिकली सारे रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे। और इसको रोकने के लिए आपको यहाँ पे एक नेगेटिव मतलब एक नेगेटिव टर्मिनल देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, जो इसके अगेंस्ट क्या करेगा, इसको अपोज करेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रॉन उस फोर्स के अगेंस्ट क्या करेगा, वर्क करेगा, और धीरे धीरे अपना एनर्जी क्या करता चला जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। तो अगर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन को अगर प्लेट ए पर जाने से रोक दूं तो नीचे के सारे अपने आप रुक जाएंगे, क्योंकि सबकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कमी तो है। अब तो आप मैक्सिमम को रोको ना, बाकी तो सारे अपने आप रुक जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन पे वो पोटेंशियल जिस पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी प्लेट ए तक नहीं आ पाता है, तो ऐसी कंडीशन पे सिस्टम में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो जाती है, 0 हो जाती है।
आई बात समझ। अब इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ एमिट होने वाले नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन सबका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी वो तो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या कर रखा है, फ्रीक्वेंसी को क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। तो अगर मैं बात करता हूं कि इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो आप, इंटेंसिटी अपन कितना भी इंक्रीज कर दें, लेकिन हर एक कंडीशन पे अपन लोगों के पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, अपन लोगों के पास कांस्टेंट होती है। आ रही बस में? क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे कोई प्रभाव या कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि यहां पर अपन लोगों ने एक तरीके से फ्रीक्वेंसी या फिर आवृत्ति को क्या कर रखा है, कांस्टेंट कर रखा है। और अब आवृत्ति कांस्टेंट मतलब एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट मतलब जो एमिट होने वाला फोटोन है, जो एमिट होने वाला फोटो इलेक्ट्रॉन है, उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी कांस्टेंट होगा। अब आप नंबर कितने भी बढ़ाते जाओ, नंबर बढ़ाने पर, इंटेंसिटी बढ़ाने पर एमिट होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की नंबर बढ़ेंगे, संख्या बढ़ेगी, लेकिन उनकी ऊर्जा में कोई चेंज नहीं आएगा। आई बस में? तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं आई पी और पोटेंशियल को लेकर अगर इंटेंसिटी के साथ ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरीके का मेरे पास क्या बनता है, ग्राफ बनता है। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, आगे बढ़े अपन लोग, चलो। ठीक, अब अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर। आवृत्ति का प्रभाव। और जब अपन आवृत्ति की बात करेंगे तो किसको कांस्टेंट कर देंगे, तीव्रता को, इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर देंगे कि नहीं कर देंगे? तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं यहां पे सिंपल सा एज इट इज वही वापस इस तरीके से एक ग्राफ बनाते हैं अपन, देखना अब आप लोग। ठीक, ये प्लेट सी, ये प्लेट ए, यहाँ पे अपन लोगों ने एक माइक्रो अमीटर लगा दिया और इस तरीके से, अभी कोई बैटरी नहीं है, ठीक है ना, एक अपने पास केवल फोटो सेंसिटिव प्रकाश सुग्राही प्लेट है। अभी अपन क्या करते हैं, इस पर अब अपन आई तीव्रता का अपन ने फिक्स कर दिया, इस पर टोटल कितने फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, टोटल 50 फोटोन, और इस चीज को अपन क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, नियत कर देते हैं। ठीक, अब अपन वही एज इट इज जो भी डेटा अपन पहले मान रहे थे वही मानेंगे। अपन मान लेते हैं इसका जो कार्यफलन है, वर्क फंक्शन है, वो 3 जूल है, और यहां से यहां तक जाने के लिए इसको कितना चाहिए, 4 जूल एनर्जी चाहिए। अपन थोड़ी सी देर इसको अपन ऐसा करते हैं, थोड़ी सी देर के लिए 5 जूल कंसीडर कर लेते हैं। आगे बात समझ में? अपन को कितना एनर्जी चाहिए, 5 जूल एनर्जी चाहिए। ठीक, और जो अपन फोटोन डाल रहे हैं, ठीक ना, 50 फोटोन डाल रहे हैं, और अपने पास एक फोटोन, ये जो एक लाइन होती है ना, ये एक फोटोन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे टोटल यहाँ पे कितनी लाइन है, टोटल 50 लाइन है आप लोगों के पास, मतलब 50 फोटोन इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पर क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, और अपन मान लेते हैं कि जो एक फोटोन की एनर्जी है वही 10 जूल मान लेते हैं। तो अब अपन वही 10-10 का ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि टोटल 50 है। ठीक, तो वही 10 फोटोन पहले इंसिडेंट होंगे, और सरफेस के इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, अपना एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अब सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो पहले से ही सरफेस पे, उसको केवल कितना एनर्जी चाहिए, न्यूक्लियस से बॉन्ड ब्रेक करने वाला एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कितना है, 3 जूल, उसने 3 जूल एनर्जी दे दिया। और वहां से वहां तक जाने के लिए कितना चाहिए, 5 जूल, तो 10 में से 3 जूल दे दिया, 5 जूल दे दिया। अब रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग कितना बचा, 8 2 जूल बचा कि नहीं बचा? तो यहां पर जब वो इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके पास कितना एनर्जी बचा, 2 जूल एनर्जी बचा। ठीक, तो ये तो आप लोगों के पास हो गया कार्यफलन, वर्क फंक्शन, और ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, और ये एक तरीके से क्या हो गया, रिमेनिंग एनर्जी, बची हुई एनर्जी हो गई आप लोगों के पास, रिमेनिंग एनर्जी। आगे बात समझा आप लोगों को? तो अब आप देखना, ठीक, जो नेक्स्ट 10 फोटोन होंगे, मतलब अपन को 10 फोटोन की वजह से करंट मिल गया। ठीक, अभी अपन ने कोई पोटेंशियल नहीं लगा रखा है। ठीक, वही अपन ये V एंड ये IP, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और साथ में किसकी बात करेंगे अपन, तो यहाँ पे पोटेंशियल भी साथ में बात ही कर लेते हैं। ठीक, तो अब आप देखिए वोल्टेज 0 है, तभी आपको सिस्टम में करंट मिला कि नहीं मिला,
अरे बस में ठीक। नेक्स्ट 10 फोटोन, नेक्स्ट 10 फोटोन मतलब अब ये जो 10 फोटोन है, ये 10 फोटोन सरफेस से थोड़ा सा अंदर जाएंगे, अंदर जाके इलेक्ट्रॉन से जाके स्ट्राइक करेंगे, अपना एनर्जी देंगे। इलेक्ट्रॉन 3 जूल देके एनर्जी पहले न्यूक्लियस से बॉन्ड ब्रेक करेगा और पहले सरफेस तक आएगा, और सरफेस तक आने में उसने अपना कितना एनर्जी खर्च कर दिया, सपोज 1 जूल एनर्जी खर्च कर दिया, तो सरफेस तक आने में उसने अपना कितना खर्च कर दिया 4 जूल, और वहां से वहां तक जाने के लिए कितना चाहिए उसको 5 जूल, टोटल कितना खर्च कर दिया उसने 9 जूल, तो बचा कितना 1 जूल। अभी भी इलेक्ट्रॉन आराम से सिस्टम में पहुंच जाएगा और माइक्रोमीटर में अपन को करंट मिल जाएगा। आगे बस में ठीक, ये आईपी मिल गया। आगे बस में फिर नेक्स्ट 10 फोटोन आएंगे, ये थोड़ा और अंदर जाएंगे, 3 जूल तो देना ही देना है, अब बाहर आने के लिए कितना देना है 2 जूल, क्योंकि 1 जूल तो पहले वाला दे चुका है, तो ऐसी कंडीशन पे 3 to 5 जूल, और इसके पास भी कितना जाएगा 5 जूल यहां से यहां तक जाने के लिए। तो अब रिमेनिंग कितना बचा, यहां पर आते ही एनर्जी 0 हो गया, अरे होने दो, अब तो सिस्टम में ऑटोमेटिकली मूव करेगा वो, क्यों, क्योंकि सर्किट आ गया उसका इलेक्ट्रॉन का। ठीक, नेक्स्ट 10 फोटोन की अगर मैं बात करूंगा, तो 10 फोटोन की बात करूंगा तो उसको कितना एनर्जी चाहिए बाहर आने के लिए 6 जूल, और नेक्स्ट कितना यहां से यहां तक तो 5 जूल चाहिए। अब आप देखिए 6 + 5, लेकिन अब इसके पास एनर्जी तो केवल कितना बचा 4 जूल ही बचा ना, तो फैक्ट है कि उसको अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर ही कहीं पर ही आके रुक गया। अरे बस आप लोगों को अब उसको यहां से यहां तक जाने के लिए 1 जूल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो सिस्टम में फैक्ट है कि प्लेट पे नहीं पहुंचा, प्लेट पे नहीं पहुंचा तो क्या अपन को करंट मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तो यहां पर अपन लोगों को भी किसी तरीके का कोई करंट नहीं मिला। क्यों, क्योंकि इसको कितना एनर्जी और चाहिए, इसको +1 जूल एनर्जी और चाहिए, तब जाके वहां पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, तो अपन को अभी इसकी वजह से इन 10 फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट नहीं मिलेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट जो 10 फोटोन है वो अंदर वाले और अंदर वाले 10 इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो उनको बाहर आने के लिए कितना जूल 7 जूल, बचा कितना 3 जूल, तो ये भी क्या प्लेट पे पहुंचेगा, क्या नहीं पहुंचेगा। तो अब अपन को जो करंट मिला 0 वोल्टेज पे वो इन 30 फोटोन्स की वजह से मिला। इन 30 फोटोन ने क्या करा, 30 फोटो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो जो अपन को करंट मिलेगा इन 30 फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मान लेते हैं कि अपन को यहां तक मिल गया। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर तो फैक्ट है, उसने सोचा कि क्यों ना मैं बैटरी लगा के अब ट्राई करके देखता हूं एक बार, तो उसने कितना, अपन मान लेते हैं कि यहां पर 1 वोल्ट की बैटरी लगाई इस तरीके से, वापस माइनस प्लस, और यहां पे कितना वोल्ट की बैटरी लगाया 1 वोल्ट की बैटरी लगाया, ठीक है ना, इसको V बोल देते हैं अपन। ठीक, अब जैसे 1 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की हेल्प करेगा, और हेल्प करेगा तो अपन मान लेते हैं कि 1 वोल्ट की बैटरी की वजह से इसकी हेल्प में कितना एनर्जी ऐड हो गया, 1 जूल एनर्जी ऐड हो गया। आ रही बात में, तो फैक्ट है 1 जूल एनर्जी तो सबको मिलेगा, सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगा, तो अंदर से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को भी मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब 3 + 5, 3 तो यहां पर और 5 यहां पे, टोटल 8 जूल, उसके पास रिमेनिंग कितना बच रहा था 2 जूल, अब 2 जूल तो बच ही रहा था और 1 जूल और इसको मिल गया बैटरी की वजह से, तो अब इसके पास रिमेनिंग कितना बचा 3 जूल बचा कि नहीं बचा, तो ये तो पहले भी पहुंच रहा था अब भी पहुंचेगा, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं 4 जूल 5 जूल 1 जूल, तो अब इसका एनर्जी 1 से इंक्रीज होकर रिमेनिंग कितना बचेगा 2 जूल, तो पहले भी प्लेट ए पर पहुंच रहा था अभी भी पहुंच रहा है, अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं अब बात करूंगा तो जिसके पास 0 थी उसके पास कितनी जाएगी 1 जूल, अब जो पहले यहां पर आके जिसका एनर्जी 0 रहा था अब उसके पास 1 जूल एनर्जी हो गया, तो आसानी से ट्रैवल कर जाएगा। लेकिन अब आप देखना 6 + 4 10, अब इसको कितना एनर्जी और मिल जाएगा +1 जूल एनर्जी और मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, तो देखो 6 4 10 ठीक, और +1 कितना हो गया अपन लोगों के पास 11 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक, तो अब उसको 11 ही चाहिए। ठीक, तो जैसे वो अब यहां पर आते इसके पास इसका एनर्जी +1 हो गया, ठीक है ना, यहां पर आके इसका एनर्जी अब कितना हो गया, यहां पे देखो 6 जूल + 4, अब इसमें +1 ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो टोटल इसको यहां पे तो 5 जूल ही चाहिए, तो 5 जूल चाहिए, तो यहां पे बात इसका कितना बचा 0 जूल, तो जो पहले पहुंच नहीं पा रहा था अब प्लेट ए पर पहुंचकर इसका एनर्जी कितना हो गया 0 जूल, यहां पर आके 0 जाए कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम में मूव करेगा। ठीक, लेकिन अगला वाले को कितना यहां पे +1 जूल होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब इसके पास अभी भी यहां पे कितना 4 जूल, जबकि इसको कितना चाहिए यहां पर 5 जूल चाहिए, ये अभी भी सिस्टम में पहुंच नहीं पाएगा। तो मैंने क्या करा नेक्स्ट, अब यहां पे तो मैंने 1 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, अब मैंने यहां पे 2 वोल्ट की बैटरी लगा दी। अब फैक्ट है कि 2 वोल्ट की बैटरी लगाते फिर एनर्जी 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो यहां पर तो जाएगा 4 जूल, यहां पर हो जाएगा 3 जूल, यहां पर हो जाएगा 2 जूल, यहां पर हो जाएगा 1 जूल और यहां पर हो जाएगा 0 जूल। तो लास्ट वाला जो फोटोन है वो जब फोटोन से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लेट ए पर आते 0 जाएगी, होने दो, लेकिन प्लेट ए तक पहुंच गया ना, तो अपन क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है, पहले कितने पहुंचे थे 30,
1 वोल्ट की बैटरी लगाते फिर कितने पहुंचे 40, 2 वोल्ट की बैटरी लगाते कितने पहुंचे 50। लेकिन अगर मैं 3 वोल्ट की बैटरी लगाऊंगा, 3 वोल्ट की बैटरी अगर मैं लगाता हूं तो देखो 50 के 50 पहुंच गए अब तो अब अगर मैं बैटरी लगाता भी जाऊंगा, वोल्टेज इंक्रीज करता भी जाऊंगा, तो प्लेट ए पर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, नंबर तो ना चेंज होंगे। इट मींस करंट की वैल्यू आप लोगों के पास क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो ऐसी कंडीशन पर अपन क्या देखते हैं कि जैसे जैसे अपन वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने पास सिस्टम में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है और एक टाइम पे जाके कांस्टेंट हो जाती है। और ये जो करंट अपन लोगों के पास होता है, इस करंट को अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं सैचुरेशन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं और इसको अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बात समझ में आप लोगों को। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर अब इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है, अगर मैं यहां पर अब तीव्रता, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, बढ़ा के 11 जूल कर देता हूं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की तो बात कर रहा हूं मैं, आवृत्ति की तो बात कर रहा हूं। अब मैं फ्रीक्वेंसी को 10 जूल से कितना कर देता हूं 11 जूल। तो फैक्ट है कि देखो अब जैसे 11 जूल हुआ तो ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ेगी तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे अपन लोग क्या देखते हैं कि जैसे जैसे यहां पर अपन लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे, एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी आप लोगों के पास क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर सपोज आप लोगों के पास फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो आप, और फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ा रहे हो और फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो प्लेट ए पर वो उतना तेजी से पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। अरे बात समझे आप लोगों को। लेकिन अब इसका अपोजिट करो, अब मैं क्या करता हूं प्लेट ए को नेगेटिवली चार्ज करता हूं, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता हूं, तो यहां पर कौन सा जाएगा नेगेटिव। अब जैसे नेगेटिव आएगा वो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है उसको अपोज करेगा कि नहीं करेगा, रोकेगा। अब वही अपन 1 वोल्ट से अगर बात करते जाएंगे तो 1 वोल्ट तो एनर्जी -1 हो जाएगी। फिर जैसे 2 वोल्ट करेंगे तो हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -2 जूल हो जाएगी। तो जैसे जैसे अपन नेगेटिव में अगर पोटेंशियल इस प्लेट ए का नेगेटिव जो टर्मिनल है, ठीक है ना, या अगर अपन बात करें कि प्लेट ए की नेगेटिविटी अगर अपन इंक्रीज करते जाते हैं तो फैक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं उन पे लगने वाला जो फोर्स होगा, ठीक है ना, अपोजिट जो फोर्स वर्क करेगा उसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। और अगर उस अपोजिट फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन को मोशन के लिए ज्यादा एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक प्लेट ए को नेगेटिवली चार्ज करेंगे और इतना अपन उसको नेगेटिवली चार्ज करेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन प्लेट ए तक नहीं पहुंचे। क्योंकि अगर आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को अगर रोक दिया तो नीचे वाले तो सारे ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इस प्लेट ए को इतना नेगेटिव चार्ज दे देंगे कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का अपन लोगों के पास इलेक्ट्रॉन है वो प्लेट ए तक ना पहुंचे। आ रही बात समझ आप लोगों को। तो फैक्ट है कि वो जो वोल्टेज होगा वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज अपन लोगों के पास होगा कि नहीं होगा। तो फैक्ट है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सिस्टम में करंट की वैल्यू आप लोगों के पास कितनी हो जाएगी 0, और वो स्टॉपिंग पोटेंशियल मैंने मान लिया कि वो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो अंतक विभव मेरे पास कितना है V01 है। लेकिन अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता जा रहा हूं तो आप देखो कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूंगा तो एमिट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, फोटो इलेक्ट्रॉन है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। और अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे नेगेटिव टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। या इट मींस नेगेटिव टर्मिनल को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, या नेगेटिव पोटेंशियल को, नेगेटिव विभव को या ऋणात्मक विभव को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी, इट मींस आवृत्ति बढ़ती है, वैसे वैसे अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो प्लेट ए पर ऋण विभव है, नेगेटिव पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू भी मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। अरे बात समझ में आप लोगों। तो जैसे जैसे अपन लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो जो अपन लोगों के पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव में क्या होती जाती है, अपन लोगों के पास इंक्रीज होती जाती है इस तरीके से। लेकिन आप खुद देखो कि सैचुरेशन करंट में किसी तरीके का कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। इस सैचुरेशन करंट का मतलब होता है एक तरीके से संतृप्त धारा, मतलब इससे ज्यादा अब नहीं बढ़ सकती है। क्यों नहीं आ रहा सैचुरेशन करंट में, क्योंकि जो सैचुरेशन जो करंट है वो तो तीव्रता पे डिपेंड करता है ना, आवृत्ति पे थोड़ा डिपेंड करेगा। और तीव्रता जो अपने पास इंटेंसिटी है उसको तो अपन लोगों ने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। मतलब अपन तो फोटोन 50 ही डालेंगे, इससे ना एक कम करना है ना एक इससे ज्यादा करना। तो फैक्टर जो आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा वो हमेशा कितने की वजह से मिलेगा, 50 की वजह से मिलेगा।
अब आप इन 50 फोटोन को की आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी आप कितना बढ़ा रहे हैं कितना डिक्रीज कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। तो ऐसी कंडीशन पे जो अपन लोगों को जो पोटेंशियल जो मिलेगा, ठीक है ना, तो अपन क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे अपन लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे अपन लोगों के पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अंतक विभव है, उसका मान भी अपन लोगों के पास क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता है। जैसे अपन मान लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी है आप लोगों के पास ν1, इसकी फ्रीक्वेंसी ν2, इसकी फ्रीक्वेंसी ν3, तो अपन बिना किसी टेंशन के बोल सकते हैं ν3 ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1। मतलब जो आवृत्ति है ν3 वो बड़ी होगी ν2 से और बड़ी होगी किससे, ν1 से। आई नहीं है उसमें। तो इस तरीके से इन सारे ग्राफ पर अपन लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो अगर मैं इन सबको एक साथ अपन बात करें तो देखना आप लोग एक बार, अगर मैं सारे ग्राफ वापस एक साथ बनाता हूं, कौन कौन से ग्राफ अपन लोगों ने आज बनाए। पहला ग्राफ अपन लोगों ने बनाया IP एंड I। इसमें अपन लोगों ने क्या देखा था कि IP और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, समानुपाती होते हैं, आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। सेकंड ग्राफ अपन लोगों ने क्या देखा था, सेकंड ग्राफ में अपन लोगों ने देखा था कि जैसे जैसे अपन यहां पर V और IP के बीच में ग्राफ बनाते तो इस तरीके से अपने पास एक ग्राफ बनाता अपन लोगों के पास। इसको अपन लोगों ने अलग अलग इंटेंसिटी पर I1, I2, I3 और याद करो यहां पर अपन लोगों ने फ्रीक्वेंसी मतलब जो आवृत्ति है उसको अपन लोगों ने क्या कर दिया था, कांस्टेंट। अब अपन सबको पता होता है कि इंटेंसिटी बढ़ाने पर, तीव्रता बढ़ाने पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही काइनेटिक एनर्जी के निकलते हैं। और ये रीजन होता है कि उन सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी आप लोगों के पास क्या होती है, एक ही होती है, और वो होती है आप लोगों के पास V0, जिसको अपन लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं या फिर अंतक विभव बोलते हैं। आई बस में। और ये आप लोगों के पास संतृप्त धारा या फिर सैचुरेशन करंट होती है, जो कि एक पर्टिकुलर पोटेंशियल, एक पर्टिकुलर विभव के बाद, एक निश्चित विभव के बाद नियत हो जाती है। और लास्ट वाला जो ग्राफ अपन लोगों के पास बना है V एंड IP के बीच में, इसमें अपन लोगों को क्या करना है, इस वाले ग्राफ में अपन लोगों को I इक्वल टू क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। आई बस में। तो जो ग्राफ इधर इधर अपन को एक ही मिलेगा बस, क्यों, क्योंकि अपन ने इसको केवल I के लिए डिफाइन करा है। लेकिन जैसे जैसे अपन आवृत्ति, ठीक है ना, तीव्रता बदलते जाते हैं वैसे वैसे अपन लोगों के पास जो निरोधी विभव, अंतक विभव है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसकी वैल्यू भी अपन लोगों के पास कर जाती है चेंज। तो इसको V01, इसको V02, इसको V03, तो इधर की तरफ इसका आपने फ्रीक्वेंसी ले लिया ν1, इसका फ्रीक्वेंसी ν2, इसका फ्रीक्वेंसी ν3। तो अपन सबको पता है कि यहाँ पे ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1, और ये आप लोगों के पास 0 0। आगे बात समझ आप लोगों को। तो इस तरीके से ये ग्राफ अपन लोगों के पास मिलता है। तो ये तीन ग्राफ अपन लोगों के पास होते हैं, जो कि लेनार्ड और हॉलबॉश ने जब ये पूरा एक्सपेरिमेंट करा तो ये तीन तरीके के उनको ग्राफ मिले। जिसमें पहले ग्राफ में उन्होंने क्या देखा कि जो तीव्रता है, जो अपने पास इंटेंसिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, समानुपाती है किसके, प्रकाश विद्युत धारा के, PEC के। सेकंड में अपन लोगों ने क्या नोटिस करा कि अगर अपन इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू तो इंक्रीज होता जाता है, सैचुरेशन करंट बढ़ता जाएगा आप लोगों के पास, लेकिन एमिट होने वाले हर एक फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। अगर सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उसकी वैल्यू भी आपके पास सिंगल होगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को। और थर्ड में अपन लोगों ने क्या डिस्कस करा कि अपन लोगों ने अब I को कांस्टेंट कर दिया। अब अपन किसको चेंज कर रहे हैं, आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, और फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं तो फैक्टर एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा भी क्या होती है आप लोगों के पास, चेंज होती है। तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसको रोकने के लिए आप लोगों को नेगेटिव पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो नेगेटिव पोटेंशियल आप लोगों के पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से अपन एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं किसका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। आई बात समझे आप लोगों को बेटा। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, एक बात और बेटा, थोड़ा सा अपन लोगों ने कल जो लेक्चर पढ़ा था उसमें अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था वर्क फंक्शन। उसमें मेरे से थोड़ा सा एक एरर आ गई या थोड़ी सी मेरे से त्रुटि हो गई। उसमें मैंने सीजियम की जगह वहां पे कैल्शियम लिख दिया। मतलब मुझे जो वर्क फंक्शन बताना था वो मुझे किसका बताना था, सीजियम का बताना था, और मैंने आपको किसका बता दिया, वो कैल्शियम का बता दिया। तो आप उस कैल्शियम को हटा के उसकी जगह क्या कर लेंगे, वहां पर सीजियम कर लेंगे। आई बात समझ में। थैंक यू बेटा।